पैसे देने वाला हमेशा पैसे लेने वाले से बड़ा होता है, ठीक है। How is RERA playing the role currently to balance the builder as well as the home buyer? रेरा तो अथॉरिटी है, इट इज रियल एस्टेट रेगुलेशन अथॉरिटी, जो उस एक्ट के तहत वो अथॉरिटी बनी है जो उसको मॉनिटर करती है। बट लोग रेरा रेरा कहते हैं, रेरा आ गया रेरा आ गया, रेरा नहीं आया, एक्ट आया है जिसका नाम दूसरा है और उसकी एक अथॉरिटी है जिसका नाम रेरा। तो सर रियल एस्टेट में एक होम बायर जो है उसको हमें पता है सर इतने स्कैम हो रहे हैं, प्रोजेक्ट्स आते हैं, इन्वेस्टमेंट जाती है बट वो नहीं हो पा रहा कंप्लीट। सो व्हाट शुड अ होम बायर इंश्योर बिफोर गेटिंग इनटू सच इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए जब वो जा रहा है उसके अंदर? तो सिमन, बिफोर आई से दैट क्या कहते हैं होम बायर क्या कर रहा है, मतलब आई विल बी वेरी फ्रैंक अबाउट इट। मैंने मेजरली जो मैटर्स ज्यादातर करे हैं, आई हैव बीन ऑन द अदर साइड, आई हैव बीन फॉर द बिल्डर्स बिल्डर साइड, ओके। एंड आई नो ये बिल्डर्स एक आज की डेट में कोर्ट में ऐसी कम्युनिटी हो गई है कि मतलब मुझे लगता है कोर्ट एक बार को गैंगस्टर या मर्डरर को फिर भी थोड़ा दे देगा, लेकिन बिल्डर्स के पास वो लिबर्टी नहीं है। तो सर थोड़ा सा भी पर्सपेक्टिव बिल्डर की तरफ से समझते हैं, क्योंकि शायद सही पर्सपेक्टिव समझ आए आम जनता को, होम बायर्स को। देखो, पर्सपेक्टिव तो नहीं चेंज हो सकता बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे ये बायर्स का पैसा गया है और हर आदमी जिसका पैसा जाता है तो वो दर्द समझता है। अगर मैं आपसे आपके पैसे ले लूं, मैं अपने को कितना भी सही बताने की कोशिश करूं, मैं आपकी नजर में गलत ही रहूंगा बिकॉज यू हैव गिवन द मनी एंड ये वो है, थंब रूल है, पैसे देने वाला हमेशा पैसे लेने वाले से बड़ा होता है, ठीक है। इनफैक्ट मैं जब कई बार मैटर्स में रेरा वगैरह में बिल्डर्स के लिए तो एक बार एक मैटर में तो मेरे को एक कस्टमर ने बोल भी दिया, हाउ डज इट फील टू बी अ डेविल्स लॉयर। तो मैंने वैसे भी दिन फेस करे, बट द पॉइंट इज कि मैं समझता हूँ ऑब्वियसली, क्योंकि बेसिकली जो मुझे लगता है, आई मे बी रॉन्ग, बट जितना मैंने एनालाइज किया अपने लिमिटेड एक्सपीरियंस रियल एस्टेट में जो हुआ, एक पर्टिकुलर टाइम पे एक बूम आया जिस टाइम पे कोई भी इंसान जो छोटा मोटा भी रियल एस्टेट का काम करता था, प्रॉपर्टी डीलिंग वगैरह का, उसको भी लगा कि वो बिल्डर बन सकता है, जबकि ये बहुत ही ज्यादा मुझे लगता है कि एक्सपर्टीज का काम है और नॉलेज का काम है और आपको एक्चुअली में एक नैक होनी चाहिए इस काम को करने। सो एंड ऑब्वियसली हमारे कंट्री का रूल जो स्पेशली ये था नोएडा, ग्रेटर नोएडा वगैरह साइड में मेन रूल था कि एक ऑप्शन इन लोगों को मिलने लग गई कि आप लैंड का 10% पैसा दो और बाकी की इंस्टॉलमेंट्स करवाओ और प्रोजेक्ट लॉन्च करो, बेचो, बनाओ और दे दो लोगों को। बट और इसमें इन लोगों की कैलकुलेशन, बिकॉज रियल एस्टेट की में बूम आ रहा था, प्राइसेस रोज के हिसाब से बढ़ रहे थे, तो बिल्डर्स का क्या होता था कि जब वो जनरली प्रोजेक्ट लॉन्च करते थे तो वो बिल्कुल एक समझ लो कि लॉस लेवल पे ही प्राइस पे लॉन्च करते थे और उनकी थिंकिंग ये होती थी कि इवेंचुअली जब ये प्रोजेक्ट बन जाएगा तो मैं इसमें प्रॉफिट निकाल लूंगा। फॉर एग्जाम्पल लेट अस से एक बिल्डर ने 500 करोड़ का प्रोजेक्ट लॉन्च किया, तो 500 करोड़ का जब उसने प्रोजेक्ट लॉन्च किया तो वो ये मान के चलता था कि ये मेरा ब्रेक प्राइस है, मेरे को इसमें नफा नहीं मिलेगा, लेकिन मैं इसमें जब तक ये बनेगा, कंप्लीट होगा, मैं इसमें ये 700 करोड़ का हो जाएगा, इसकी जो वैल्यू प्रॉपर्टी चलेगी, मैं 200 करोड़ में नफा कमा लूंगा। सो इन्होंने क्या किया कि जैसे मान लीजिए इनके पास 10% इन्होंने लैंड का कॉस्ट दे दिया। सो मैं हाइपोथेटिकल फिगर्स देता हूँ, जैसे मान लो कि 500 करोड़ के प्रोजेक्ट में 100 करोड़ रुपए लैंड की कॉस्ट है, 200 करोड़ कंस्ट्रक्शन की कॉस्ट है, 100 करोड़ इनकी एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट वगैरह ये सब आएंगे, खर्चे वर्चे, एंड 100 करोड़ ये मान के चलते थे कि ठीक है ये हम इसमें कुछ बचा लेंगे या फॉर दैट मैटर वो भी खर्च हो जाएगा। अब प्रॉब्लम क्या होता था कि आपके पास तो 10% ही है, प्रोजेक्ट भी बनना है, पैसा भी चाहिए और आपको 3 साल में 4 साल में डिलीवर करना है जो भी आपने सोचा है। सो पैसा आएगा कहाँ से? पैसा आने का 2 ही तरीका होता था। पहला तरीका होता था या तो आप बैंक से लोन लो, या दूसरा होता था कि आप बायर से पैसा ले लो। अब बायर ऑब्वियसली अगर मैं एक प्रोजेक्ट में पैसा देने जा रहा हूँ तो मैं पहले दिन सारा पैसा क्यों दूंगा? मैं कहूंगा जी कंस्ट्रक्शन लिंक ले लो, और बैंक कहेगा कि ठीक है हम दे देते हैं बट हम इंटरेस्ट लेंगे। तो 2 तरीके की चीजें हुई मार्केट में। पहला तो ऑब्वियसली लोगों ने जो बड़े प्रोजेक्ट थे उन्होंने बैंक से फंड ले लिया और बायर्स को लोन करवा दिया कि ठीक है आपका लोन हो गया, बैंक से हम पेमेंट ले लेंगे, हमारे को पैसा आ जाएगा वहां। दूसरा, बचाने के लिए कि बैंक को इंटरेस्ट ना देने के, कम देने की बजाय बायर को दे दिए, तो एक आई एश्योर्ड रिटर्न टाइप स्कीम आई कि ठीक है आप इकट्ठा सारा पैसा दे दो, उस पर आप 12% करके पर एनम के 3 साल के हमसे पोस्ट डेटेड चेक से जो है पेमेंट ले दो। अब हुआ क्या कि कोई भी प्रोजेक्ट में लेटेस्ट से पहले साल में 100 करोड़ रुपए आपने रेज कर लिया 500 करोड़ के प्रोजेक्ट में। अब आपने पहले साल में 50 करोड़ रुपया जो है मान लो कंस्ट्रक्शन में भी लगा दिया, आपने 20 करोड़ रुपए अथॉरिटी को भी दे दिया, आपने क्या लैंड के ड्यूज में जो आपने 100 करोड़ के ड्यूज देने हैं जो आपकी किस्तें बन गई हैं,
बाकी 30 करोड़ रुपया आपने उसके जो है बाकी जो पैसा बचा उसमें से 12% आपने उन्हीं 100 करोड़ के जो होम बायर्स थे जिनसे शोर्ट रिटर्न मिली उनको वापस दे दिया, फॉर दैट मैटर बैंक से लोन लिया तो उनको दे दिया, और बाकी का पैसा अपने ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन वगैरह एडवर्टाइजमेंट इन सब में खर्च किया। अब दूसरा साल आया, आपने फिर 100 करोड़ रेज किया, फिर आपने उसमें से 50 करोड़ कंस्ट्रक्शन में लगा दिए, 20 करोड़ अथॉरिटी को दे दिया, बट अब आप बायर्स को 12% नहीं दे रहे हो, अब आप 24% दोगे, यानी इसमें से 24 करोड़ रुपए आपके बायर्स को रिटर्न होंगे। फिर अब आया तीसरा साल आते आते आपने फिर 50 करोड़ रुपए कंस्ट्रक्शन में लगा दिए, लेकिन अब आपके पास 20 करोड़ अथॉरिटी को देने की नहीं है, क्योंकि आपको 36 करोड़ रुपए तो उधर देने हैं, बायर्स को रिटर्न देनी है, उनके पास पीडीसी पड़े। अब आपने सोचा कि ये तो प्रॉब्लम हो रही है, इसी में अब आप क्या करोगे, 20-30 करोड़ रुपए उठाओगे और आप एक नया प्रोजेक्ट लॉन्च कर दोगे, नया 10% लॉन्च, फिर आप उसमें से उठा के करना शुरू करोगे, उसका पैसा मैं दो, जिसको एक लीगल वर्ड में बोलना साइफनिंग ऑफ फंड, साइफनिंग ऑफ मनी बोलना शुरू किया, जो कि एक्चुअली में ये पहले भी होता था, आज से नहीं है, शुरू से। बिल्डर का हमेशा काम ही रहा है कि मैं एक प्रोजेक्ट से पैसा उठाता था, दूसरे में लगाता था और मेरा साइकिल चलाता था रोटेशन। वो लेकिन इतना बड़ा हो गया, बबल बन गया कि इवेंचुअली कई ऐसे लास्ट में प्रोजेक्ट आके सिचुएशन ऐसी खड़ी हो गई कि प्रोजेक्ट से पूरा 500 करोड़ आ गया, लेकिन बिल्डर के पास का प्रोजेक्ट अब तक शुरू नहीं हुआ। और ये सब क्यों हुआ प्रॉब्लम? बिकॉज इस बीच में इतने सारे बिल्डर्स आए और मार्केट क्रैश कर गई, तो जो बिल्डर सोच रहा था कि मैं 500 करोड़ को 700 करोड़ में बेचूंगा, वो प्रोजेक्ट 400 करोड़ का भी नहीं रहा। तो बायर की थिंकिंग ये हो गई, मेरा पैसा लेके बिल्डर भाग गया, इसने सारे पैसे दबा रखे हैं। बिल्डर की प्रॉब्लम ये कि मेरे पास पैसा ही नहीं है, मैं दूं किसको, जो वो क्लेम करते हैं। आई डोंट नो, मतलब हो सकता है किसी ने इधर उधर भी किया हो, मैं उसमें नहीं जाऊंगा, बट एक जो पैटर्न जो दिखा मुझे जनरल प्रोजेक्ट्स में वो ये। तो बायर्स के लिए मेरी मेन एडवाइस अभी, इसलिए रेरा, आई वुड से रेरा आया, एनसीएलटी भी आया कि भाई इतना हो रहा है तो इतना बबल क्रिएट हो गया, इसको बैठाना है। तो सर जैसे कि आप बता रहे हैं कि अब बिल्डर्स और होम बायर्स को इन सब चीजों का इंश्योर करना पड़ रहा है, देन हाउ इज रेरा प्लेइंग द रोल करंटली की टू बैलेंस द बिल्डर एज वेल एज द होम बायर्स? तो बायर्स के लिए एडवाइस है, किसी भी प्रोजेक्ट में वो जाए, सबसे पहले वो प्रोजेक्ट में एज ए रेरा के अंदर सारी आपकी इंफॉर्मेशन है, प्रोजेक्ट रजिस्टर्ड है, उसमें इनकम्बेंसेस है नहीं है, सो वो सारी चीजें चेक करें। सो बायर्स सबसे पहले तो किसी भी प्रोजेक्ट जिसमें वो इन्वेस्ट कर रहे हैं, सबसे पहले तो उसका रेरा रजिस्ट्रेशन चेक करें, क्योंकि रेरा मैंडेट करता है किसी भी प्रोजेक्ट के इवन इनकम्बेंसेस को डिस्क्लोज करना। प्लस उसमें रेरा जो है वो ये भी बताता है कि आप प्रोजेक्ट्स के क्या टाइमलाइन होंगे, वो सब भी बिल्डर उसमें डिस्क्लोज करेगा। वो कितना पैसा, बिकॉज रेरा में क्या है, रेरा में 2-3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले क्या होता था कि अथॉरिटी ने लैंड अलॉट कर दिया, लैंड अलॉट करके सीधा अथॉरिटी इवेंचुअली एक दिन कंप्लीशन देगी जब एज पर सैंक्शन प्लान प्रोजेक्ट बन गया। इस बीच में जो गैप है, प्रोजेक्ट बन रहा है नहीं बन रहा है, पैसा कहाँ लग रहा है नहीं लग रहा है, इसकी मॉनिटरिंग के लिए कोई नहीं था। इसी वजह से एक प्रोजेक्ट है, लॉन्च हुआ, नक्शे बने और वो कभी नहीं बना। इस बीच में किसी ने उसको मॉनिटर नहीं किया सिवाय बिल्डर के खुद के, ठीक है ना। सो आपने उसी के हाथ में चीज दे रखी थी, जिससे आपको सबसे बड़ा रिस्क है, जिसके आप पैसा दे रहे हो। सो उसकी वजह से रेरा आया। रेरा इस पूरे बीच में जो मॉनिटरिंग है, प्लस सिक्योरिंग एंड गिविंग यू लीगल राइट्स कि आप क्या क्या कब कब क्लेम कर सकते हो। एंड इनफैक्ट रेरा इसलिए भी है कि ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ बायर बायस्ड है, वो बैलेंस बनाता है बिल्डर और बायर्स के बीच में। सो रेरा टेक्स केयर ऑफ लॉट ऑफ थिंग्स, लाइक आपका प्रोजेक्ट रजिस्टर होगा, उसमें इनकम्बेंसेस है नहीं, आपको डिस्क्लोज करने पड़ेंगे, आपके मैप्स अपलोडेड हैं, आप क्या बना रहे हो, एज पर सैंक्शन प्लान्स बना रहे हो, जो कि वो भी बहुत डिविएशन, एक बहुत बड़ा रियल एस्टेट में इशू रहा है कि हमेशा लोगों की रिस्पांस रही है कि बताया था इतना, दे दिया इतना, या इतना भी नहीं बनाया, ऑल दोस थिंग्स। और उसके बाद उसमें बायर्स का कंसेंट कि अगर नक्शे चेंज होंगे तो 2/3 बायर्स का जो है उसमें कंसेंट होना चाहिए, एंड ऑल दोस थिंग्स। प्लस टाइमली कंप्लायंसेस है कि उसमें अकाउंट्स बनते हैं जिसमें पोर्शन ऑफ अमाउंट जो है वो अथॉरिटी को जाएगा फॉर लैंड, पोर्शन ऑफ कंस्ट्रक्शन जाएगा और पोर्शन ही बिल्डर निकाल सकता है। मॉनिटर्ड अकाउंट रहते हैं, सीए और इसके इंजीनियर के सर्टिफिकेट्स आते हैं। प्लस इसमें एनुअल ऑडिट्स होती हैं, क्वार्टर ऑडिट्स होती हैं, जिसमें सारी इंफॉर्मेशन अपलोड होती है। तो मतलब आई वुड से बहुत सारी मॉनिटरिंग है, जगह जगह है, जिससे एंड प्लस इवेंचुअली अगर बिल्डर नहीं कर पाता है तो ये भी रेरा के पास राइट है कि वो प्रोजेक्ट लेके बायर्स को दे दे, कि बायर्स उसको बना सकें, ये भी प्रोविजन है रेरा में। सो इनफैक्ट हम जब रेरा बोलते हैं ना, तो इट इज एक्चुअली नॉट रेरा, द एक्ट इज रियल एस्टेट डेवलपमेंट एक्ट, रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट एक्ट। रेरा तो अथॉरिटी है, इट इज रियल एस्टेट रेगुलेटिंग अथॉरिटी, जो एक्ट के तहत वो अथॉरिटी बनी है, जो उसको मॉनिटर करती है, ठीक है ना।
सो बट लोग रेरा रेरा कहते हैं, रेरा आ गया, रेरा आ गया। रेरा नहीं आया, एक्ट आया है जिसका नाम दूसरा है और उसकी एक अथॉरिटी जिसका नाम रेरा है। सो दिस इज हाउ दी रियल एस्टेट रेरा इज मेकिंग अ डिफरेंस। और अब काफी मुझे लगता है रेरा के आने से बहुत चीजों का फर्क हो गया। अब मतलब बिल्डर्स भी बड़े वो हो गए, प्लस साइफनिंग जो सबसे बड़ा इशू हो गया था जिसकी वजह से बहुत चेक एंड बैलेंस एक प्रॉपर हाँ, तो वो एक हुई है। तो आई डोंट सी सिचुएशंस कमिंग दैट बैड इन फ्यूचर अगर रेरा जिस तरीके से काम कर रहे हैं और चीजें हो रही हैं एज इट विल हैपन, बिकॉज एज आई सेड मॉनिटरिंग बीच की नहीं होती थी जिसके लिए एक प्रॉपर लॉ आ गया है हर जगह। इनफैक्ट रेरा तो आपके प्रोजेक्ट बनने के बाद भी आपको 5 साल के लिए सिक्योर करता है, कहते हुए कि भाई 5 साल की उसकी वारंटी है, अगर कुछ चीज है तो आप रेरा में कंप्लेंट फाइल कर सकते हो। ऑल दीज थिंग्स आर देयर। ओसीसीसी जिसको बिल्डर कभी कुछ समझता नहीं था, वो रेरा के आने के बाद इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है। पूरा प्रेशर रहता है कि नहीं ओसीसीसी नहीं आया, सब कुछ है, तो ऑल दोज थिंग्स आर देयर। राइट, तो अब इन सब चीज़ों का तो ध्यान रखना ही पड़ेगा होम बायर्स और बिल्डर्स को भी। तो सर आगे चलते हुए एंड कमिंग टू द एंड ऑफ दिस एपिसोड, सर देर आर फ्यू क्वेश्चंस विच ऑल दी स्टूडेंट्स एक्सपेक्ट, दैट इज कि सर क्या चीज़ें होनी चाहिए सबसे पहले तो हमारी कॉलेज टाइम के अंदर जो स्टूडेंट्स को ध्यान रखनी चाहिए बिफोर कमिंग फॉर द इंटर्नशिप, और किन सब्जेक्ट्स पे ज़्यादा ध्यान दिया जाए, क्या क्या आपके उसमें? सिमर मैं एक बार मैंने ना एक न्यूज़पेपर में एक न्यूज़ देखी थी, उसमें लिखा हुआ था कि एक फैमिली ने, पेरेंट्स ने अपने बेटे को लॉ कराई, सब कुछ घर वर बेच के उसको लॉ करवा दी, सब कुछ लगा दिया और इवेंचुअली निकल के उसको 10,000 रुपये की नौकरी मिली। सो मुझे वो जो न्यूज़ थी ना वो आज तक भी मेरे दिमाग में छपी हुई है। उसका रीज़न क्या है कि लोगों को लगा होगा कि कितना नालायक बेटा है कि ढंग की नौकरी निभाया, माँ बाप ने सब कुछ लगा दिया, बट फैक्ट ये नहीं है। फैक्ट ये है कि हमारे प्रोफेशन जो है ना, वो प्रोफेशन एक्चुअली में इंडिया में स्पेशली बहुत अनऑर्गेनाइज्ड है। और यहाँ पर ना कोई भी न्यू कमर जो होता है वो एक प्रैक्टिसिंग लॉयर के लिए मोर देन एन एसेट एक लाइबिलिटी होता है कि मैं इसको पहले सिखाऊंगा, इसमें टाइम इन्वेस्ट करूंगा, इवेंचुअली भाग जाएगा, तो मैं क्यों करूँ? तो रादर देन इसको मैं बस बोलूँ फाइलें लेके मेरे पीछे चल, तो काफ़ी ये रहा। सो जो और गलती बच्चों की भी नहीं है, जो कॉलेजेस से निकलते हैं स्पेशली 2 टायर और 3 टायर सिटीज से, उनको पता ही नहीं है कि हमें निकल के करना क्या है। आपको लॉ कॉलेज में, हम सब गए हैं लॉ कॉलेज, तो हमें क्या दिखाया जाता था? एक 2-4 मूड कोर्ट होते थे। मूड कोर्ट क्या है? मूड कोर्ट कुछ नहीं है, एक आपके लिए एक तरीके का बस कोर्ट का एक काइंड ऑफ एक्सपोजर दिखाने की कोशिश करी गई है जो एक्चुअली में वैसा होता नहीं है। ठीक है ना? बिकॉज हम देखो जैसे मेडिकल की प्रैक्टिस है, मेडिकल की जब आप पढ़ाई करते हो तो आपका कॉलेज ही आपका वर्क ऑफ एरिया होता है इवेंचुअली, बिकॉज मेडिकल कॉलेजेस के अंदर ही मेडिकल हॉस्पिटल्स होते हैं, वहां जाते हैं रोज प्रैक्टिस। हमारा एक ऐसा प्रोफेशन है जिसमें आपका जो वर्क प्लेस है वो आपका कॉलेज नहीं होता। लाइक एमबीए में भी आप एक टेक्निकल कोर्स है, आप एक कर रहे हो तो आपको बाहर निकल के एक अच्छी जॉब मिलती है, बिकॉज आपको टेक्निकल नॉलेज चाहिए उसके लिए कि कैसे करना है, मैनेजमेंट कैसे करना है, वो सब। हमारा नहीं, हमारा सारा प्रैक्टिकल नॉलेज है। आपको मतलब मैं ये बहुत स्ट्रांगली फील करता हूँ कि जितना कुछ भी कॉलेज में पढ़ाया जाता है, बच्चों को सिखाया जाता है, उसका 20% भी या 15% भी आपको प्रैक्टिस में काम नहीं आता है। प्रैक्टिस में आपको वो काम आता है जो आप प्रैक्टिस करते हुए सीखते हो। और हमारे ऑफिस में भी बच्चे हैं, वो बेचारे हमारे साथ घूमते हैं, हम उनसे सवाल पूछते हैं और वो बिल्कुल क्लूलेस होते हैं। क्यों? बिकॉज लॉ इज नॉट ओनली अबाउट गोइंग एंड आर्ग्यूइंग द मैटर आर्ग्यू करने की पोजीशन में कैसे पहुंचता है। फर्स्ट यू हैव टू मीट अ क्लाइंट। क्लाइंट आपका सबसे बड़ा जज है। वो आपके पास आएगा अपनी प्रॉब्लम लेके। व्हेन ही सिट्स विद यू, ही टेल्स यू योर प्रॉब्लम एंड यू गिव हिम अ प्राइमा फेसी ओपिनियन। वहां वो आपको जज कर जाता है कि ये वकील मेरा मैटर कर सकता है नहीं कर सकता। अगर उसको लगेगा आप मैटर कर सकता है, वो आपके पास फाइल और उसके ऊपर आपकी फीस रख के जाएगा। अगर आप वहीं फेल कर गए तो वो फाइल और फीस लेके चला जाएगा कि भाई ये मेरा मैटर नहीं कर पाएगा। सेकेंड इज, उसके बाद वो मैटर को जो करना है आप उसकी ड्राफ्टिंग करोगे। ड्राफ्टिंग जब करोगे तो ड्राफ्टिंग इज नॉट ओनली अबाउट टेकिंग आउट द पॉइंट व्हाट योर केस इज, इट इज ऑल्सो अ पैटर्न, एक तहजीब होती है ड्राफ्टिंग की, गिविंग द फैक्ट्स ऑफ द मैटर, एज मैंने जो पहले बताया कि रेलेवेंट फैक्ट्स देना, उसको एक सिमेट्री में बनाना, उसके बाद उसमें ग्राउंड्स बनाना, उसके बाद उसमें उसकी इवन फॉर दैट मतलब लिटिल थिंग्स के फॉर्मेट क्या होगा, फॉन्ट क्या यूज करेंगे, किस साइज की होंगे फॉन्ट, ये सब चीजें मतलब ये सब चीजें हमें सिखानी पड़ती है बच्चे को। ये कोई किसी लॉ कॉलेज से कोई बच्चा सीख के नहीं आता। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम। उसके बाद जब वो तैयार हो जाती है, उसको फाइलिंग करने के लिए जाना,
वो फाइलिंग कैसे होती है, फाइलिंग होने के बाद पहली डेट पे जज आपसे क्या एक्सपेक्ट कर रहा है, Correct. कि आपको उस मैटर में उसमें नोटिस कराने के लिए उस जज को क्या चीज बतानी है। जैसे मेरा एक जूनियर होता था, वो मेरे को बोलता था कि सर मैं उसको बोलता था ये मैटर है, तुम चले जाना और कोर्ट में जज साहब ये पूछेंगे, तुम ये जवाब दे देना। तो वो कहता था आके कि सर वही मोरलेस वही पूछा जो आपने बोला और मैंने ये जवाब दिया। कहता सर आपको कैसे पता कि वो मेरे से ये पूछेंगे? तो मैंने कहा भाई यही एक्सपीरियंस है, बिकॉज यू नो व्हाट यू विल बी आस्क्ड व्हेन यू गो टू द कोर्ट एंड एट व्हाट स्टेज। आपसे इंटरिम की स्टेज पे या एडमिशन की स्टेज पे फाइनल आर्गुमेंट की बात नहीं करी जाएगी, वैसे ही फाइनल आर्गुमेंट की स्टेज पे आप इंटरिम या एडमिशन की बात नहीं करोगे, आपको डिटेल में करना है। बट ये सब चीजें आपको एक्सपीरियंस आती है। सो व्हाट आई फील इज दैट द किड्स who are doing law, want to come out of the law, are going to come out from the law colleges, they should actually have some exposure, or there should be some, I would say, a finishing school or something like that to tell them actually what is wanted from them when they come out. क्योंकि अदरवाइज आपको कभी नहीं पता लगेगा, आपके 2-4 साल इस काम में निकल जाते हैं एंड तब तक आपको हर कोई बोलता है कि आपकी कोई वर्थ नहीं है, कोई वर्थ नहीं है। वाई? हर बच्चा जो लॉ कॉलेज आ रहा है उसके पेरेंट्स पैसे खर्च रहे हैं, वो पढ़ाई करके आ रहे हैं, उसके बाद उसको बोला जा रहा है भाई तुम किसी वर्थ नहीं। एंड मैंने अच्छे अच्छे कॉलेजेस से निकले हुए बच्चों को देखा है जिनके पास ये चीज़ उनको समझ में ही नहीं आती कि हमें करना क्या है। अच्छा, हर किसी का कई हैं, दे आर द फॉर्चुनेट वंस, उनके पेरेंट्स लॉयर्स हैं या जजेस हैं तो उनको एक्सपोजर मिल जाता है, बट हर कोई वो नहीं हो सकता ना। अब मान लीजिए हर कोई अगर एक्टर का बच्चा ही एक्टर बनेगा तो फिर इंडस्ट्री में फर्स्ट जनरेशन एक्टर्स की तो वही नहीं है। हमारे भी हम फर्स्ट जनरेशन है, हमें भी किसने सिखाया? फादर को बस ये दिखता था कि लॉयर का एक प्रोफेशन है जो नोबल है, उनको ये थोड़ा पता था ये प्रोफेशन में जो सामने लॉयर इनसे फीस ले रहा है वो कैसे वहां तक पहुंचे। वो तो मैंने आके मेरे को पता लगा, मैंने इतने साल सुप्रीम कोर्ट में काम किया है कंटिन्यूस, और एरियाज में भी काम किया, तो आई हैव सीन हाउ इट वर्क्स। सो ऑफ कोर्स इट इज नॉट इजी, but the fact is once you understand how it is to be done and you have that knack, so you can actually do well in this. So it's more about working on your foundations in the college. First of all, that legal foundation should be strong, and secondly, that internships which you are choosing. हाँ, उसमें भी, but again internships में भी मैं बोलूँगा कि unfortunately जैसे I don't do this practice, but मैंने कई जगह सुना है कि बच्चे जाएंगे वहाँ पर, उनको बस बैठा देंगे ऑफिस में कुछ दिखाने के लिए, क्लाइंट आ रहा है दिख रहा है, हाँ जी हमारे यहाँ बहुत स्टाफ है, बट बेचारों को एक्सपोजर नहीं मिलता, वो वेस्ट है उनके लिए भी। An active internship where the learning is also the part of it. हमारे यहाँ इंटर्नशिप के लिए बच्चे आते हैं तो we say do this research, I try to take them with me to courts, take an exposure। मैं जब उनके साथ वापस आ रहा हूँ तो मैं उनसे पूछता हूँ कुछ समझ में आया आज क्या हुआ, बिकॉज मैं फील करता हूँ कि मैंने वो दिन देखे हैं जब कुछ नहीं समझ में आता था, सब कुछ सर के ऊपर से निकल रहा था, क्या हो रहा है क्या बोल रहा है नहीं समझ में आता। One who has gone through it, that person can only teach actually. बट उसमें कई लोग होते हैं जो नहीं चाहते, उनको लगता है कि मैं क्यों सिखाऊं, कई लोगों को लगता है नहीं जानना चाहिए। तो आई एम ऑन द लैटर साइड, मेरे को लगता है कि नहीं, जो आ रहा है उसको एक प्लेटफॉर्म मिलना चाहिए, उसको पता लगना चाहिए, उसको एक्सपोजर होना चाहिए कि मेरे को क्या चाहिए, मेरे से क्या, मेरा जिसके पास मैं जा रहा हूँ मेरे से क्या एक्सपेक्ट है। अच्छे कॉलेजेस से करके मेरिटोरियस बच्चे तो बड़ी लॉ फर्म्स में लग जाते हैं, बट व्हाट अबाउट द अदर्स 2 टायर 3 टायर सिटीज है, वो क्या करेंगे? डोंट दे डिजर्व टू? अब ऐसे अगर होता तो कई हमारे यहाँ ऐसे बड़े सीनियर एडवोकेट्स हैं जिनके पास कोई भी सोर्सेज नहीं थे, बहुत लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ वो आए एंड दे हैव मेड देयर नेम। तो मतलब ये तो कोई रूल नहीं है ना कि जो बड़ा है वही आगे जाएगा, जो नहीं है वो नहीं जाएगा। कैलिबर तो बहुतों में, बट क्यों उनको सप्रेस करना? सो आई थिंक देयर हैज टू बी सम finishing school type concept, or there should be something done by the colleges so that when the kids are coming out they know what exactly the lawyers want. Correct. So last question before we end, that as a first generation lawyer, we all know, like we are to still very young, like you have been through it, that first 4 to 5 years is your testing time, that patience should be there. Sir, along with patience, what other 3 or 4 qualities you think which us as a first generation should have it, or should be, holding to it before we go independent, or before we know that now we are ready and can actually ask for that much fees, that kind of a threshold comes. अच्छा, so देखो, एक तो हमारे जो लॉ की प्रैक्टिस है ना, उसमें 3 चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है, तीनों में से एक चीज चूज करना बड़ा इंपॉर्टेंट है इनिशियली ओनली। मतलब मैं नहीं कहूंगा आते ही निकलते ही, बट विद इन 1 or 2 years यू शुड बी क्लियर अबाउट दीज थिंग्स, देन ओनली योर फ्यूचर विल गो अहेड अकॉर्डिंगली, कि आपका डिसाइड होगा पाथ।
One practice is that any particular law practice. लेट से आपने टैक्स की पकड़ ली, तो अब मैं टैक्स की प्रैक्टिस करूंगा. उसके लिए मुझे डिपार्टमेंट हेयरिंग में जाना है, मुझे ट्रिब्यूनल जाना है, मुझे हाई कोर्ट जाना है, मुझे सुप्रीम कोर्ट जाना है, मैं बस, लेकिन वो टैक्स की प्रैक्टिस से रिलेटेड ही. फाइंडिंग अ नीश वो हो गया. एक होता है पर्टिकुलर कोर्ट कि मैंने अब ट्रायल कोर्ट ही जाना है, एक साकेत के कोर्ट जाना है या वहां जाना है, मैंने यहीं बैठना है, सुबह से शाम मेरा यही निकलना है, या मैंने हाई कोर्ट ही जाना है. ऑल्दो मैं नहीं रिकमेंड करता जो एकदम निकलते हैं वो सीधा हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जाए. दे शुड हैव एक्सपोजर, गुड एक्सपोजर ऑफ ट्रायल कोर्ट ऑलवेज, बट दे शुड नॉट लिमिट देमसेल्फ टू दैट, दे शुड इवेंचुअली मूव ऑन. सो एनीवेज, एक कोर्ट पकड़े कि भाई मेरे को कोर्ट ये वाला जो है इसी में रहना है, यही सीखना है और वहाँ अपने करना है. सो जैसे कई लोग हैं वो हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं, वहाँ से शुरुआत करते हैं, आगे बढ़ते हैं, देन इवेंचुअली दे टेक पैनल्स, और उसी में कई ऐसे हैं जिन्होंने काफ़ी अच्छा करा है, एंड नाउ टुडे दे आर जजेस इन वेरियस कोर्ट्स. ठीक है ना. सो वो एक तरीका. तीसरा होता है जो हम करते हैं कॉर्पोरेट साइड में, जैसे ऑल कोर्ट्स ऑल मैटर्स. सो अब हम आर्बिट्रेशन भी करेंगे, हम इसमें एनसीएलटी भी जाएंगे, और हम लोग रेरा के मैटर्स भी एज आई सेड वो कर रहे हैं. तो कमर्शियल सूट्स, जैसे कमर्शियल कोर्ट्स का बिल्कुल एक नोटिफाइड कोर्ट हो गया है, उसमें उसके थ्रेशोल्ड्स अलग हैं, उसका सब कुछ, उसका प्रोसीजर भी थोड़ा डिफरेंट है, सो टाइमलाइंस भी डिफरेंट है कंपेयर टू नॉर्मल सीपीसी. तो वो सब चीज़ें, ये सब चीज़ें पहले ही आपको अपने बारे में डिसाइड करनी है. क्योंकि नॉर्मली क्या होता है, कोई भी जो लॉ करके निकलता है उसको होता है मैं तो सबसे बड़ा क्रिमिनल लॉयर हूँ. इवेंचुअली वो थोड़े दिनों में देखता है कि 200 रुपए की भी बेल कराने के लिए, और क्लाइंट गारंटी मांग रहा है और नहीं होने पे लड़ाई कर रहा है. सो ऑब्वियसली वो इंटरेस्टिंग टॉपिक ज्यादा है, बट वो इतना आसान वो भी नहीं है. ठीक है ना. सो यू शुड बी फोकस्ड ऑन दैट कि जितना जल्दी हो सके कि मेरे को किस तरफ जाना है. अगर आप फोकस टाइम भी नहीं होगे तो आप डिस्ट्रैक्टेड रहोगे, और इवेंचुअली आप कभी बिन पैंदे के लोटे टाइप हो जाओगे, कभी किधर कर रहे हो, कभी किधर कर रहे हो. अगर आपको किसी कंपनी में भी जॉब करनी है से, तो आप कंपनी में अभी से चले जाओ. शुरू में 1-2 साल का एक्सपीरियंस हो, ज्वाइन कंपनी, सो लॉट ऑफ कॉर्पोरेट कंपनी, इन हाउस लॉयर जानते हैं हम, हमारे भी क्लाइंट्स हैं कॉर्पोरेट क्लाइंट्स, सो उनके इन हाउस लॉयर्स हैं, दे आर गुड, वो हमारे से अच्छा कोऑर्डिनेट करते हैं, अच्छे बात पॉइंट लेके आते हैं, हम डिस्कस करते हैं, वो सब होता है, एंड दे आर गुड पेइंग आल्सो. सो डिसाइड, मतलब इन चीजों में द किड्स शुड डिसाइड टाइमली. इनफैक्ट मैं एक उससे स्टोरी याद आ गई कि वो मैं इसलिए बता रहा हूँ कि जैसे यू सेड कि बच्चों को क्या करना नहीं चाहिए, उसमें एक और चीज होती है, ये भी टाइमली रिकॉग्नाइज करना चाहिए कि मुझे इस प्रोफेशन में रहना चाहिए, नहीं रहना चाहिए. मेरा एक जूनियर होता था, तो उसको मैंने रखा, और वो लॉ करी, वो मैं उसको बेचारे को बड़ी कोशिश करता था सिखाने की, नहीं जैसे मेरी आदत है सिखाने की. धीरे से मुझे समझ में आ गया कि ये नहीं बना है लॉ के लिए, मतलब ये ही मस्ट बी गुड फॉर समथिंग एल्स बट नॉट प्रैक्टिस ऑफ लॉ. सो एक दिन मैंने उसको बुलाया, मैंने बिठाया, और मैंने उसको, क्योंकि उसकी एक आदत होती थी, मैं उसको कुछ भी बोलता था तो वो डायरी खोल के उसमें लिखना शुरू कर देता था, और अगर आपने उस लाइन के आगे उसको नहीं समझाया तो वो काम नहीं करेगा. मैं लकीर का फकीर नहीं कहूँगा, मतलब ही इज गुड बॉय. सो मैंने उसको एक दिन बुलाया, बिठाया, मैंने उसको बोला कि सुनो, तुम मेरी मानो लाइफ में कुछ करना चाहते हो? बोला हाँ सर. मैंने कहा तो फिर तुम ये वकालत छोड़ दो, तुम्हारी लाइफ बन गई. और वो चुपचाप उठा, डायरी में उसने लिखा और चला गया. थोड़े दिनों बाद मेरे पास मिठाई लेके आया, सर मैंने ना XYZ कंपनी में इस काम की नौकरी पकड़ लिया, और मेरे को अच्छा, और मैंने आपकी बात मान ली और मैं समझ गया हूँ कि मैं इसके लिए नहीं बना. और वो चला गया. उसके कई साल बाद उसका फोन आया, वो जिस कंपनी में काम कर रहा है उस पर अच्छी पोजीशन पे आ गया, एंड ही इज डूइंग रियली वेल. बट पॉइंट वही है कि उस दिन मैंने उसको बिठा के समझा दिया, तो वो कर गया. तो दैट इज ऑल्सो वन पार्ट कि भाई नहीं है ना, तुम मत करो, क्यों अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो और किसी क्लाइंट का मैटर खराब करने की कोशिश कर रहे हो. तो मैं ये समझूं कि सर मतलब 3 चीजें जो मैंने आपसे पूछी थी, जो मुझे आपकी बातों से समझ आया. पहली तो चूज योर नीश, सेकंड स्टे फोकस्ड, लाइक फाइंडिंग कि हाँ करना है, एंड थर्ड फाइंड अ गुड मेंटोर. क्योंकि अभी आप तो थे उसके साथ, मे बी इफ ही वुड हैव बीन वर्किंग समवेयर एल्स, वो आज भी शायद वकालत ही कर रहा होता, कर लेता अच्छा या नहीं, वो सबका अपनी किस्मत. और वो बट देन ये 3 चीजों पे अच्छे से फोकस वगैरह करना. सर नाउ बिफोर वी एंड, सॉरी टू टेक वन मोर क्वेश्चन, सर where do you see yourself in next 5 to 10 years? Good question. In fact, I was also thinking about this
question a few days back when I was sitting alone. So what I look forward to have expand my law firm, having more people on the board, bigger team, and of course I want to expertise in more in the corporate area and be a brand in that. मैं मैट्रिमोनियल बहुत करता हूँ, लोग जानते हैं कि मैं मैट्रिमोनियल बहुत करता हूँ, बट आई थिंक मैट्रिमोनियल जो है वो मुझे frankly speaking I want to make more money. And as I said that I have learned this कि individuals के साथ करने में अपनी limitations होती हैं, और मैं शायद वो मैट्रिमोनियल जितना टाइम मांगता है मेरे पास वो टाइम अब एक्चुअली इतना देने के लिए मैट्रिमोनियल मैटर्स को होता नहीं है. So इसी वजह से I would be more focused. So more than time, what I said earlier, it's more of a mental thing which you have to put in. Yes. That's what I'm saying, because time consuming बहुत ज़्यादा है. मैंने बोला ना, क्योंकि कॉर्पोरेट में क्या होता है, क्लाइंट है, फाइल दे गया, फीस दे देगा, आपसे डेट पे पूछ लेगा कि मैटर में क्या हुआ, आप अपडेट दे दोगे, उसका विटनेस आना है, वो कॉल करो. मैट्रिमोनियल में उसको आना है, उसको आपके सामने रोना है. अब भाई मेरे टिश्यू बॉक्स खत्म हो जाते हैं, हमारा बजट बढ़ जाता है ऑफिस का टिश्यू बॉक्स कितना चुप कराएंगे, लेकिन क्योंकि लॉ तो वही है, मैं क्या करूं. और उनको होता है कि 2 महीने बाद की डेट से पहले आज पता लग जाएगी ना, वो मैंने डिसाइड करना है और ना मैं उसमें कुछ कर सकता हूँ. मैं सिर्फ अपनी कोशिश कर सकता हूँ. अभी भी मैसेजेस आ जाएंगे क्लाइंट्स के जो मैट्रिमोनियल वाले हैं, सर वो मेरी अगली डेट पे क्या होगा. मैं कहूँगा मुझे क्या पता, उसका जज ही छुट्टी पे हो, कुछ नहीं पता होता. सही बात है. राइट. थैंक यू सो मच. Thank you so much everyone. Thank you.